Hello friends, as discussed in my previous sessions, we have listed out all the generally accepted accounting policies. Now let us discuss in detail one by one. The first assumptions what accountant make is going concern concept. So what does this means? कि going concern concept होता क्या है और इसका real accounting में practical accounting में impact क्या आता है ये हम देखेंगे. Going concern concept means while doing an accounting, I will assume that my business will continue for fairly longer period of time. मतलब मैं ये सोच के अकाउंटिंग करता हूँ या मेरा डिसीजंस लेता हूँ कि ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यूएशन में चलेगा. ये रिसेंटली बंद होने वाला नहीं है, क्लोज होने वाला नहीं है. अब इस एजम्पशन की वजह से क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से I am able to make long-term provisions. I am able to do the credit transaction in my business. अब आप जैसे ग्रेचुटी का प्रोविजन है, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को तभी दिया जाता है जब वो रिटायर. मतलब मैं ये सोच के चलता हूँ उसके रिटायरमेंट तक मेरा बिजनेस चलने वाला है और मैं उस हिसाब से प्रोविजन करता हूँ. वैसे ही अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है. डेप्रिसिएशन हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके प्रोवाइड करते हैं और वो जो डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा हम प्रोवाइड करते हैं एट सर्टेन पीरियड व्हेन द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट कम्स टू एन एंड माय डेप्रिसिएशन फुल्ली डेप्रिसिएट दैट पर्टिकुलर एसेट एंड दैट एसेट गेट डिस्कार्डेड. अब ये 5 साल का भी टेन्योर हो सकता है, 10 साल का भी टेन्योर होता है. मतलब अगर मैं ये एजम्पशन ही नहीं करूंगा कि मेरा बिजनेस उस 10 सालों तक चलने वाला है या 5 सालों तक चलने वाला है, तब तक तो मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का कर ही नहीं पाऊंगा. एंड दैट इज व्हाट द गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज. अब चलते हैं दूसरे एजम्पशन की ओर, विच इज डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट. This is again an important aspect which helps in identifying the transactions between business and the owner of the business. अब जैसे कि आप जानते हो कि हम कैपिटल अकाउंट हमारे अकाउंट्स में लाते हैं और उसको लायबिलिटी दिखाते हैं. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैपिटल अकाउंट जो है वो तो मेरा पैसा है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी कैसे हुई. नाउ द वर्ड इज मेरे ऊपर लायबिलिटी कैसे, वो आपके ऊपर लायबिलिटी है नहीं, वो आप बिजनेस के ऊपर आपकी लायबिलिटी है जो बिजनेस ने आपको पैसा वापस देना चाहिए. सो डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट में अकाउंटेंट को ये एजम्पशन करना पड़ता है कि बिजनेसमैन और ये जो बिजनेस का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, एक दूसरे से अलग है. अब बाय लॉ अगर आप देखने जाओ तो बाय लॉ में प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरीशिप इनकम टैक्स एक्ट उसको एक ही मान के चलता है, लेकिन इन अकाउंटिंग में उसको दो सेपरेट एंटिटी मान के चलता हूँ. अब इसकी वजह से होता यह है कि हम बिजनेस में कितना पैसा डालते हैं और बिजनेस से कितना पैसा वापस लेते हैं, ये दोनों चीजें जो है उसका रिकॉर्डिंग हम कर पाते हैं. And because I am able to do that recording, I can even make out how much profitability and return on investment I have got. So what is ROI? ROI is return on investment. तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट मुझे कितना पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड ROI. उसका परसेंटाइल हम लोग निकालते हैं, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल एफडी का ROI 5%. कैसे 5%? तो बैंक मुझे अगर मैं उनको 10 लाख रुपए देता हूँ तो 5 साल तक वो मुझे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है और उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. वैसे ही मैंने मेरे बिजनेस में जितना पैसा डाला हुआ है उसके अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट आता है, दैट प्रॉफिट इज बेसिकली कॉल्ड एज माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट मैं मेरे बिजनेस में जो किया हुआ है वो आइडेंटिफाई कर पाऊँ. दैट इज कॉल्ड डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आप कैलकुलेट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है, in money measurement concept what we do is all the transactions which can be measured in terms of money.
those are accounted for. So in short, मेरे जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म से कन्वर्ट हो सकते हैं उनका ही मैं अकाउंटिंग करूंगा, बाकी किसी का अकाउंटिंग में नहीं करूंगा. सो फॉर अकाउंटिंग द मेजरमेंट unit is money. It may be dollar, it may be rupee, it may be American dollar, yen, pound, whatever. But it should get converted in terms of money. So that's the reason in barter system where goods is exchanged for goods, accounting is not possible. But in when they have found out the currency as a measurement, they must have started doing the accounting for it, because wealth is basically identified through money nowadays. Let's come to the dual aspect concept. What is dual aspect concept? Dual aspect concept is no more concept now, it is a system of accounting. हमारे पास दो तरह की सिस्टम है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. व्हाट इज फॉलोड बाय अस इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब क्या कि हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जिनको अकाउंटिंग में हम डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट करते कहते हैं. So basically the logic behind this dual aspect concept according to me is this, कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में होता है. अब वो जो ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में होता है उसमें आप क्या करते हो, आप उस आदमी को पैसा देते हो फॉर द सर्विस यू आर बाइंग. तो मैंने जो पैसे दिए हुए हैं ये हो गया एक इफेक्ट, और उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिला वो हो गया सेकंड इफेक्ट. इन दोनों का इफेक्ट जो है मैं अकाउंटिंग में डालता हूँ, और ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं, लेकिन वैल्यूएशन दोनों का सेम रहता है. मतलब मैंने अगर 100 रुपए का 100 रुपए किसी को दिए, तो जो भी सर्विस मैं लूंगा उस सर्विस की वैल्यू होगी 100 रुपए. तो मेरा डेबिट साइड भी 100 आएगा और क्रेडिट साइड भी 100 ही आएगा. इट विल नॉट चेंज. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज. Now let's talk about cost concept. Now what is cost concept is basically cost concept में अकाउंटिंग में ये चीजें डिसाइड की जाती है कि जो भी हम अकाउंटिंग में वैल्यू डिसाइड करेंगे वो हम एट कॉस्ट से लेंगे. स्पेशली ये जो कॉस्ट प्रिंसिपल है ये फिक्स एसेट के केस में यूज किया जाता है. अब आप तो जानते हो कि फिक्स एसेट जो है उनका वैल्यू अप्रिसिएट भी होता है और डेप्रिसिएट भी होता है. तो हर साल मैं उसको अप्रिसिएशन के वैल्यू से आइडेंटिफाई करूं, अकाउंट फॉर करूं, या डेप्रिसिएशन के साइड से अकाउंट फॉर करूं, ये मुझे सोचना पड़ता है. वहां पे कॉस्ट एजम्पशन मुझे हेल्प करता है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि अप्रिसिएशन से अकाउंटिंग करो, कुछ लोग कहेंगे डेप्रिसिएशन से अकाउंटिंग करो अगर डेप्रिसिएट हो रहा है तो, सो दैट विल गेट अ रियल वैल्यू ऑफ द एसेट. I agree, perfectly agree with it, but as there are difference of opinion available in the market, the generally accepted accounting policy says that all the accounting of the fixed asset should be made on cost concept only. Accounting standard 10 given by ICA also confirms this. So this is based on cost concept of accounting. So basically all the fixed asset accounting should be done on cost basis. At cost आपको accounting करना है, उसकी value identify करनी है, that is the cost concept. Now let's move to the cost matching concept. अभी कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब हमें रेवेन्यू जो है उसके अगेंस्ट कोई कितना कॉस्ट अटैच करना है या रिड्यूस करना है, ये हमें बताता है कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मैथमेटिकली ऑल्सो दिस इज वेरी मच यूज्ड कॉन्सेप्ट. अब सोचते हैं ये कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको हेल्प कैसे करता है और इसको अप्लाई कैसे करना है. हमें पीरियोडिसिटी के हिसाब से अकाउंटिंग करना है. हम फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग करते हैं और हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होती है फॉर पर्टिकुलर ईयर इटसेल्फ. कोई जो ईयर है मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी वो दिखाना है. अब अगर आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हो, मतलब आपको क्या चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के जो भी इनकम है वो आप लोगे, और उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक किए हैं उनका आप अकाउंट फॉर करोगे.
उनको आप कंसिडर करोगे और उसका नेट इम्पैक्ट आप बताओ कि ये मेरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का मतलब फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है। नाउ ये कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉस्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो आपके रेवेन्यू को मैच करनी चाहिए। सो योर कॉस्ट शुड बी अपोर्शन टू द रेवेन्यू अर्न इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। That's exactly what the cost matching concept is. Now let us move to the next slide. लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि जहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा अकाउंटिंग सिस्टम में, मतलब अकाउंटिंग और लॉ में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब आप क्या फॉलो करोगे। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी कहता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे करो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट कहता है नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करो। अब कंफ्यूजन ये है, मैं अकाउंटिंग फॉलो करूं या मैं इनकम टैक्स फॉलो करूं, कैसे करूं। नाउ लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां पे अकाउंटिंग और लॉ प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप लीगल एस्पेक्ट फॉलो करोगे। दैट इज लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज, सो व्हेनेवर यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन legal provisions and accounting provisions या accounting processes, आप तब फॉलो करोगे legal provision, because law is law of the land. You have to follow the law of the land first, then system is secondary. ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग में ये कहा जाता है कि जो भी आपका अकाउंटिंग एंट्री आप कर रहे हो उसका बेसिस क्या है, उसका प्रूफ क्या है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर मेकिंग दिस एंट्री। से फॉर एग्जांपल मैं किसी एक्सपेंडिचर का एंट्री कर रहा हूँ, अगर किसी ने पूछ लिया ये एक्सपेंडिचर 100 रुपए का है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास, तो मैं आपको उनको नॉर्मली दिखा देता हूँ, ये इनवॉइस मेरे पास है, इसमें लिखा हुआ है 100 रुपए का ये परचेज किया गया है, जिसको ये बंदे को मुझे पेमेंट करना है। That exactly means I am showing an evidence for my entry. So object evidence concept ये कहता है जो भी अकाउंटिंग आप करते हो, जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हो, जो भी एंट्रीज आप एंटर करते हो अकाउंटिंग में, वो सारे एंट्रीज जो है वो बैक बाय एविडेंस होने चाहिए। विदाउट एविडेंस आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे। दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस इज। Then next concept is realization concept. आप रेवेन्यू कब रियलाइज करोगे? दैट इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज। रेवेन्यू तभी रियलाइज होगा जब वो आपको रिसीव होगा। से फॉर एग्जांपल मैं जब किसी को सेल करता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं। नाउ इट इज वेरी इजी कि रेवेन्यू तभी आप रियलाइज करोगे आपको पैसा मिल गया है। लेकिन जब आप क्रेडिट मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग करते हो तो आप आदमी को क्रेडिट देते हो। अब उस टाइम पे दो चीजें होती है, पहला तो सेल होता है, सेल ऑफ गुड्स मैंने कर दिया लेकिन पैसा उसने अभी नहीं दिया, और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है बाद में वो आदमी आता है और मुझे पैसा देता है। अब इस केस में मुझे रेवेन्यू कब रियलाइज करना है? जब मैंने गुड्स सेल किए तब रियलाइज करना है, या जब मैंने पैसे रिसीव किए उस आदमी से दूसरे ट्रांजैक्शन में तब रेवेन्यू रियलाइज करना। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपका ट्रांजैक्शन लीगली कंप्लीट हो जाता है, लीगली मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जब आगे आदमी के ऊपर आप कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो, तब होता है आपका रियलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस सिचुएशन में जब आपने पहला ट्रांजैक्शन सेल किया उस आदमी को कि हाँ मैंने गुड्स सेल कर दिए हैं, और उस आदमी ने वो गुड्स एक्सेप्ट कर दिए, मतलब अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो आदमी जो है वो आदमी आपको पैसा देने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ चुका है। ये हो गया रियलाइजेशन। उस दिन आप उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करेगा। लेकिन जब वो बाद में आपको पैसा देगा उस टाइम के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब आप अगर फिर से उसको
इनकम करके ऐड करोगे तो अगेन यू आर कमिंग अंडर चैलेंजिंग सिचुएशन कि आप डबल एंट्री कर दोगे। तो तब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उस आदमी से पैसा ले रहे हो जो आउटस्टैंडिंग था। एंड दैट इज व्हाट द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज। रियलाइजेशन मीन्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड only when the contractual obligation of payment of money or receipt of money is completed। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अप्लाई करना। देन आते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी में क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग करो, जो भी अकाउंटिंग एजम्पशंस करो, वो कंसिस्टेंटली करो। अब मैं इसके लिए एक यूनिक एग्जांपल देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से। डेप्रिसिएशन में हमारे डिफरेंट मेथड्स है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। सो अलग अलग टाइप के मेथड्स हम यूज करते हैं। अब कंसिस्टेंसी ये कहता है अगर आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई किया हुआ है तो आप कंसिस्टेंटली उसको ईयर आफ्टर ईयर वही अप्लाई करो। कल आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का स्ट्रेट लाइन मेथड पे जाओगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से फिर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे जाओगे, तो आपके अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी एजम्पशंस, जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में ले रहे हो, यू शुड फॉलो देम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस कि फिक्स एसेट के जो कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज है, वो कॉस्ट बेसिस के ऊपर आप अकाउंट फॉर करोगे। Now let's come to the conservatism approach or conservatism concept in accounting system. What is conservatism approach? This is very, very, very interesting and important aspect of accounting system. In conservatism, what we say is you should account for all the probable losses, or you should provide for all the probable losses which are foreseeable. However, you should not account for future income which may arise। मतलब यहाँ पे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, इस assumption में हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी होने वाला लॉस है उसके लिए आप आज ही प्रोविजन करके रखो। एंड दैट इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी इज, कि मुझे दिख रहा है कि कल मुझे ये लॉस हो सकता है, उसके लिए मैं आज ही प्रोवाइड करूँ। तो वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको कहा जाता है कॉन्जर्वेटिज्म अप्रोच। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमारी चल रही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री आप अगर देखो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही यही है, कल जो लॉस हो सकता है उसके लिए आप आज प्रीमियम भरो, तो कल को जो लॉस है वो लॉस हम आपको गुड करके देंगे इन व्हेनेवर इट हैपेंस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कंजर्वेटिज्म इज। इसीलिए अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पॉसिबल है। फ्रेंड्स, हमने अभी टोटल 12 कॉन्सेप्ट एजम्पशंस देख लिए। अब ये 12 के 12 एजम्पशंस आप अगर देखो तो ये एजम्पशंस आप अगर देखोगे अकाउंटिंग में तो हर एंट्री में आप कोई ना कोई एजम्पशंस करते हो। एक एजम्पशन तो कॉमन है, रादर दो एजम्पशन तो कॉमन है। एक है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जर्नल एंट्री में हमेशा अमाउंट लिखते हैं, और दूसरा जर्नल एंट्री का स्टार्ट होता है डेट से, मतलब पीरियोडिसिटी और अमाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो हर ट्रांजैक्शन में मौजूद है ही है, उसके अलावा ये और कॉन्सेप्ट हर ट्रांजैक्शन में मौजूद होते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ऊपर ऊपर का था, या ये बहुत सिंपलेस्ट शब्दों में मैंने आपको बताया कि ये GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज होते क्या है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम हम कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपका अकाउंटिंग का नॉलेज इज रिक्वायर्ड। In my accounting session, what I take advanced diploma in accounting and taxation, यहाँ पे हम यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके जो अकाउंटिंग के सिस्टम्स है वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। देखो, थियरी नॉलेज तो आप 5 साल लेते हो, 11 से लेके 12 सॉरी आपके बीकॉम स्टैंडर्ड तक, बीकॉम कंप्लीट करने तक आप अकाउंटिंग ही सीखते हो, नो डाउट अबाउट। बट हम यहाँ पे करने की ये कोशिश करते हैं कि ये जो अकाउंटिंग है इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं ये अगर सीखना है तो डू ज्वाइन माय लेक्चर एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग। इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग में कैसे ये सारे एजम्पशंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज हम अप्लाई करते हैं। हर एंट्री में आपको बताऊंगा कि ये एंट्री में कौन से एजम्पशंस किए गए हैं या कौन से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने डाले हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, स्वप्निल गोरडे।